स्वागत है। हम अक्सर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे चीन में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हुआवे एक ऐसा कदम उठा रहा है जो शायद तकनीक की दुनिया का पूरा नज़ारा ही बदल दे। आज हम हुआवे के नए दाव हार्मनी ओएस नेक्स्ट पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये क्या है, ये क्यों इतना मायने रखता है, और क्या ये वाकई पश्चिम के टेक दबदबे को चुनौती दे सकता है? चलिए जरा इसे समझते हैं। तो कहानी शुरू हुई अमेरिकी प्रतिबंधों से। 2019 में याद होगा, हुआवे को गूगल की सेवाओं से काट दिया गया। एंड्रॉयड अपडेट्स बंद हो गए, जरूरी अमेरिकी चिप्स मिलने बंद हो गए। एक तरह की कह सकते हैं डिजिटल घेराबंदी थी। बिल्कुल। उस वक्त तो हार्मनी ओएस वो एक तरह का बैकअप प्लान था, एक जीवन रक्षक नाव जैसी। लेकिन अब ये हुआवे की पूरी रणनीति का कह सकते हैं केंद्र बन चुका है। अच्छा। हाँ, आज 80 करोड़ से ज्यादा डिवाइस इस पर चल रहे हैं। फोन है, टैबलेट है, टीवी, कारें, यहां तक कि कंप्यूटर भी। और समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम के नियमों से खेलने के बजाय हुआवे अपना खुद का मैदान बना रहा है। और इसी मैदान का आप कह रहे हैं नया खिलाड़ी है हार्मनी ओएस नेक्स्ट। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है फिर? देखिए, सबसे खास बात, इसमें कोई अमेरिकी कोड नहीं है, शून्य। बिल्कुल भी नहीं। और ये लिनक्स पर भी आधारित नहीं है, जो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा। और सबसे अहम, ये एंड्रॉयड एप्स नहीं चलाता, बिल्कुल नहीं। ओह, तो ये पूरी तरह से हुआवे का अपना बनाया हुआ सिस्टम है, शुरू से आखिर तक। हाँ, बिल्कुल। और इसकी नींव में है माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर। माइक्रोकर्नल, ये क्या चीज है? सरल शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है, जो दिल होता है, उसे बहुत छोटा और फोकस्ड रखा गया है। हुआवे का दावा है कि इससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनता है, ज्यादा लचीला। हैकर्स के लिए अटैक करने की जगह कम हो जाती है। अच्छा। एक चीनी साइबर सुरक्षा फर्म ने तो यहां तक कहा है कि इसका अटैक सरफेस, हमलों का संभावित दायरा, विंडोज से 1000 गुना छोटा है। 1000 गुना? जी। और ये सीधे सीधे चीन की जो तकनीकी संप्रभुता और सुरक्षा की सोच है, उससे जुड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा तो एक बड़ा पहलू है। और साथ ही ये सिस्टम जो है चीन में बने चिप्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे पीसी के लिए किरण 906C चिप है, या फिर एआई के लिए असाइंड 910B। अच्छा, ये असाइंड 910B, ये कौन सा चिप है? इसे एनवीडिया का जो मशहूर A100 चिप है, उसका चीनी जवाब माना जा रहा है। ओह। तो इसका मतलब हुआ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर हुआवे का पूरा नियंत्रण। इंटेल, AMD, क्वालकॉम, इन पर निर्भरता खत्म। यानी पूरी डिजिटल आजादी। हाँ, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो लक्ष्य यही है। ना गूगल प्ले, ना माइक्रोसॉफ्ट विंडो से कोई लेना देना, ना एंड्रॉयड सपोर्ट, अपना इकोसिस्टम। और सुनने में आया है कि शुरुआती रिपोर्ट्स काफी अच्छी हैं परफॉर्मेंस के मामले में। हाँ, लैब टेस्ट तो यही दिखाते हैं। विंडोज 11 से 32% तेजी से बूट होता है। 32%? और मल्टीटास्किंग में 29% कम रैम इस्तेमाल करता है। इंटरफेस भी तेज और स्मूथ बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये लैब के आंकड़े असल दुनिया में काम करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, एप्स। हाँ, एप्स का क्या? अभी हार्मनी ओएस नेक्स्ट डेस्कटॉप के लिए सिर्फ करीब 15,000 नेटिव एप्स हैं। 15,000? हाँ, जबकि विंडोज पर आप देखें तो 6.6 लाख से ज्यादा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। जूम, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे बन गए हैं, वो अभी नहीं है। दुनिया के जो टॉप 1000 एप्स हैं, उनमें से सिर्फ 6% हुआवे की ऐप गैलरी में मिलते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी सीमा है। तो फिर हुआवे इस ऐप की कमी से कैसे निपटेगा? कोई और प्लान है उनके पास? हाँ, उनका एक बड़ा दांव है सुपर डिवाइस कॉन्सेप्ट पर। सुपर डिवाइस, ये क्या है? सोचिए कि आपका फोन, लैपटॉप, टैबलेट, आपकी स्मार्ट वॉच, शायद आपका स्मार्ट फ्रिज भी, ये सब डिवाइस एक साथ मिलकर काम करें, बिना किसी क्लाउड के, सीधे आपस में कनेक्टेड। अच्छा, कैसे? वे कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, सब कुछ आसानी से शेयर कर सकें। मान लीजिए आपने फोन से कोई फाइल ड्रैग की और लैपटॉप पर ड्रॉप कर दी, या टैबलेट पर कुछ एडिट किया जो तुरंत सिंक हो गया। वो अनुभव को इतना आसान और जुड़ा हुआ बनाना चाहते हैं कि शायद कुछ ऐप्स की कमी उतनी महसूस ही ना हो। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ हुआवे की कहानी नहीं है। ये चीन की जो एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति है, सुरक्षित और नियंत्रणीय, यानी सिक्योर एंड कंट्रोलेबल, उसका हिस्सा है। अच्छा, राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा। जी। लक्ष्य है विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना, खत्म करना।
2027 तक एक टारगेट है कि सभी सरकारी सेवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम पर लाया जाए। 2027 तक? हाँ, और हुआवे इस बदलाव में कह सकते हैं सबसे आगे है। उन्होंने अकेले 2024 में R&D पर करीब $25 बिलियन खर्च किए हैं। $25 बिलियन सिर्फ R&D पर? जी, ये दिखाता है कि वो इस लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विंडोज या एंड्रॉयड के लिए सिर्फ एक और कॉम्पिटिटर नहीं है, ये सीधी चुनौती है। सिलिकॉन वैली का जो वैश्विक दबदबा है, उसको चुनौती देने की कोशिश है। अब मुकाबला सिर्फ एक प्रोडक्ट का दूसरे से नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम से है। हम संप्रभु एआई स्टैक्स या सॉवरेन एआई स्टैक्स का उदय देख रहे हैं। मतलब ऐसे एआई सिस्टम जो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक पूरी तरह एक देश के भीतर बने हों और वहीं से नियंत्रित हों। एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी इस ट्रेंड पर बहुत बारीकी से नजर रख रही हैं। तो जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। अगर चीन वाकई एक ऐसी पूरी तरह से आत्मनिर्भर डिजिटल दुनिया बनाने में कामयाब हो जाता है जो अमेरिकी तकनीक से बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? भविष्य में डिजिटल दुनिया के नियम कौन लिखेगा? ये सोचने वाली बात है।